नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 27 फरवरी 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर संडे। तो दोस्तों, आज हम पिछले 5-6 दिनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रिवीजन। कि वेदांता ग्रुप जो है, इसका प्लान ये है कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $8.4 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाला है। और इसकी पार्टनरशिप किसके साथ होने वाली है? फॉक्सकॉन के साथ, यानी कि होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर वो सेमीकंडक्टर चिप हमारे देश में बनाने वाला है। फॉक्सकॉन जो है ये आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी फेमस है एज फार एज सेमीकंडक्टर चिप इज कंसर्न। तो उतना कोई खास इनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वेदांत ग्रुप जो है इनका मानना यह है कि फॉक्सकॉन इज द राइट पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर है। वैसे फॉक्सकॉन जो है वो कुछ 8 अलग अलग लोकेशंस पर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करने वाला है या फिर कर चुका है। एनीवे, वो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेदांत जो है वो $8.4 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाला है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। कल हमने देखा था कि सीपीयू जो होता है ये बेसिकली चिप जो है ये एक ब्रेन के तौर पर काम करता है किसी भी गैजेट में। और इस कंपनी का कहना यह है कि जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम है जिसको कल हमने डिस्कस किया था, तो इस स्कीम में इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। इनकी आशा यह है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो उनको अप्रूवल दे देगी और 2024 तक ये वेदांत ग्रुप और फॉक्सकॉन जो है मिलकर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में ये कंपनी जो है वो गैजेट्स और स्मार्टफोन्स को ही टारगेट करेगी। इसके लिए जो चिप आती हैं वो 28 नैनोमीटर की चिप आती है। तो 70 to 80% जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमारे देश की डोमेस्टिक मार्केट के लिए करेंगे और बाकी का जो 20%, 20-30% जितना जो है वो फिर वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक बार ये 28 नैनोमीटर वाली जो चिप हैं उसमें वो महारत हासिल कर ले या फिर इसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये कंपनी आना चाहती है। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि वो टोटल कुछ $15 बिलियन जो है फेज वाइज इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसमें से $5 बिलियन जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए होंगे और 10 बिलियन जो है वो डिस्प्लेज यहाँ पर क्रिएट करने के लिए करने वाले हैं। तो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये कहा है, मीन्स एक काउंसिल है एक्सपोर्टर्स का, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये अब एक स्कीम के ऊपर काम कर रहा है और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 से प्रभावित कुछ सेक्टर्स जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, टूरिज्म, तो इन क्षेत्रों को, ये क्षेत्र जब सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको 10% जितना इंसेंटिव मिले, ताकि जो रेट उन्होंने जीएसटी पे किया है तो वो जीएसटी का रिफंड एक प्रकार से उनको मिल जाए। इसी चीज को लेकर सर्विसेज प्रमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल जो है वो एक नई स्कीम के ऊपर काम कर रही है। जो अभी स्कीम चल रही है उसमें 3 से 5% जितना रिफंड मिलता है और नई स्कीम जो है उसमें 3 से 10% जितना रिफंड मिलेगा। इस स्कीम के ऊपर काम चल रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरमैन है सुनील एच तलाटी, तो उनका कहना यह है कि वी आर वर्किंग ऑन सेक्टर वाइज बेनिफिट्स फॉर 12 चैंपियन सेक्टर्स एंड विल सून सबमिट देम टू द गवर्नमेंट। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो इसका ड्राफ्ट तैयार करके फिर सरकार को प्रपोजल देगा, फिर सरकार देखेगी कि इसको पास किया जा सकता है या फिर ये डिमांड जो है उसको फुलफिल किया जा सकता है या नहीं। लास्ट ईयर सरकार ने 10,000 करोड़ जितने पैसे जो हैं वो रखे थे और जितने भी सर्विसेज को इंसेंटिव्स या फिर उनकी जो उन्होंने जो टैक्स पे किया है तो रिफंड के लिए सरकार ने 10,002 करोड़ रुपीस रखे थे। और काउंसिल जो है उसने प्रपोजल रखा था और कहा था कि रिफंड्स में ऐसा होता है कि स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स जो हैं तो उनको कुछ 7% जितना वापस मिल जाता है और ये जो लार्ज कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको 4% जितना वापस मिल जाए। तो इसके बारे में एक प्रपोजल जो है वो रखा था। इसी के साथ इस काउंसिल का कहना यह भी है कि हमारे देश में क्योंकि आपको वापस ये टैक्स जो है वो ज्यादा टैक्स वापस नहीं मिलता है, हमने देखा कि 3 से 5% की ही रेंज है, तो आपकी सर्विस जो है वो थोड़ी महंगी हो जाती है और बहुत टफ कंपटीशन भी है। फिलीपाइंस, कैम्बोडिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे कुछ साउथ अफ्रीकन देश जो हैं
तो यहाँ के देश जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक चीपर रेट में दे रहे हैं। हमारी सैलरी की बात करें तो सैलरी में भी कुछ 20% जितना डिफरेंस होता है, हम जो सैलरी पे करते हैं और जो सैलरी कैम्बोडिया और फिलीपाइंस और इन देशों में पे की जाती है। तो यहाँ पर काउंसिल का जो एक एक रिक्वेस्ट है काउंसिल की, वो यही है कि सरकार जो है वो ये 10% तक कुछ क्षेत्रों को रिफंड प्रोवाइड करे, एक प्रकार का इंसेंटिव प्रोवाइड करे। एंड अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। इस स्कीम के तहत 5% जितना जो है वो ये प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें लीगल, टैक्सेशन, इंजीनियरिंग, वेटरनरी, अर्बन प्लानिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, और 3% जितना जो है वो एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग सर्विसेज को रिफंड वापस मिलता है। सर्विसेज के आंकड़ों की बात करें तो भारत का जो अप्रैल से लेकर जनवरी 2021-2022 का जो सर्विस का आंकड़ा है, वो सर्विस एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है ये 209.83 बिलियन को क्रॉस कर गया है। तो दिस इज 25% ईयर ऑन ईयर। और काउंसिल का ये कहना है कि 2022-23 में भारत जो है वो $300 बिलियन से भी ज़्यादा की सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करेगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्या आपने इस टर्म का नाम सुना है? पता है क्या है ये चीज़? एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और आप Z नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो Z नाम का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर सरकार ने ये तय किया है, जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया है कि इसके ऊपर 5% जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। लेकिन ये जो Z है, इसको बनाने के लिए आपको दो प्रोडक्ट्स चाहिए, एक है Y और एक है X। अब X जो है इसके ऊपर आप 18% ड्यूटी पे करते हैं। जब आप ये रॉ मटेरियल किसी दूसरी फैक्ट्री से मंगाएंगे तो वो जो आपको बिल देगा तो उसके ऊपर सरकार ने 18% ड्यूटी रखी है। और जो Y प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि वो भी जब आप दूसरी फैक्ट्री से मंगवाते हैं तो इसके ऊपर आप 10% जीएसटी पे कर रहे हैं। तो टोटल आपने कितनी जीएसटी पे की? 28%। और जब आप अपना फाइनल प्रोडक्ट X और Y मिलाकर Z बनाते हैं तो कस्टमर आपको कितनी ड्यूटी पे कर रहा है? सिर्फ 5%। तो इश्यू क्रिएट हुआ ना यहाँ पर कि फाइनल कस्टमर ज्यादा ड्यूटी पे करे, या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मिला ले आप, उसके ऊपर अलग अलग जो भी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज जो है वो फाइनल प्रोडक्ट से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो फिर इश्यू क्रिएट होगा। दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इट अराइजेस व्हेन द टैक्स ऑफ इनपुट्स एंड इंटरमीडियरीज, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स जब ज्यादा होता है आपके फाइनल प्रोडक्ट से, तो ये इश्यू क्रिएट होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो सोच रही थी, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2021 की बात है, आज से लगभग 2 महीने पहले जीएसटी काउंसिल ऐसा प्लान बना रही थी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है तो उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, 5% से उसको 12% किया जाए। लेकिन फिर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और फिर सरकार ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सरकार फिर से इसमें एक बदलाव करना चाहती है, और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको अगर हमने करेक्ट नहीं किया तो फिर इस क्षेत्र में, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, नया इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक्सपांड नहीं होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बाद सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी एक नई रफ्तार पकड़े, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। बांग्लादेश जो है वो अब हमसे आगे निकल चुका है। दूसरे देश जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम और दूसरे भी ऐसे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, पाकिस्तान से भी कपड़ों की मार्केट में कंपटीशन है। तो हमारे यहाँ पर जो भी ऐसे इश्यूज चलते हैं, जैसे कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला इश्यू है, तो इसको अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हम टिक कैसे पाएंगे? तो एक लंबे समय से ये इश्यू जो है, खास करके सिंथेटिक टेक्सटाइल सेगमेंट में ये आईडीएस का इश्यू चल रहा है। अब देखिए, मैन मेड फैब्रिक जो है उसके ऊपर सरकार 18% ड्यूटी लगाती है, यान के ऊपर 12% और फैब्रिक्स जो है उसके ऊपर 5%। इसको सरकार चेंज करना चाहती है। इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर हैं, जिनका फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन्होंने पत्र लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को और उन्होंने ये बताया कि अगर आप जीएसटी का रेट इंक्रीज करेंगे तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत 6 से 7% जितनी बढ़ जाएगी।
और इसकी डिमांड जो है वो लगभग 3% जितनी कम हो जाएगी। और अगर आप ये ड्यूटी बढ़ा भी देते हैं 6 से 7%, तो आपको जो एक साल में ड्यूटी जो मिलेगी, जीएसटी जो मिलेगा, वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन इस 7,000 करोड़ के चक्कर में आप करोड़ों ऐसे जो कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके एमएसएमईज जो हैं, तो उनके लिए एक नई कंपटीशन पैदा होगी कि अब उनको प्राइस में भी डील करना पड़ेगा, मींस प्राइस में भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मत कीजिए, ऐसा उन्होंने एक सुझाव भेजा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो क्लियरली बता दिया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। और लॉजिकली भी देखें तो फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो जीएसटी के लिए और रेवेन्यू के लिए भी सही नहीं है। मूविंग ऑन, सी फूड एक्सपोर्ट्स। आपको याद है हमने एलाइड सेक्टर के बारे में बात की थी। मछली उद्योग जो है वो भी एलाइड सेक्टर का ही पार्ट है। तो या इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी आप कह सकते हैं दे आर फार्मर्स, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। अब भारत से जो सी फूड है, खास करके जो श्रिम्प्स होते हैं, तो ऐसे होते हैं श्रिम्प्स, तो श्रिम्प्स जो हैं उनकी डिमांड यूएसए और चाइना में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और इस साल जो हम श्रिम्प्स यानी कि ये जो सी फूड हम एक्सपोर्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी ए रिकॉर्ड हाई। यूएसए की जो ये सी फूड की मार्केट है ना, तो आपको पता है 35% सामान जो है वो हमारे देश से जाता है। तो वी आर अ बिग सप्लायर ऑफ फूड टू यूएसए एज फार एज सी फूड इज कंसर्न्ड। अप्रैल से दिसंबर 2021 का आंकड़ा देखें तो हमने 6.11 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट किया है, ये पूरी दुनिया में। और फरवरी की बात करें तो फरवरी तक ये जो आंकड़ा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल से जो मार्च 2022 का आंकड़ा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फरवरी तक, अभी मार्च का काउंट नहीं किया है, लेकिन फरवरी तक ये आंकड़ा जो है 6.11 जो है ये 7.02 बिलियन हो जाएगा। और ऐसा जो बड़ा आंकड़ा है वो हमने फाइनेंशियल ईयर 18 में अचीव किया था, तो अब हम फिर से इस आंकड़े को अचीव कर रहे हैं। श्रिम्प एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम लगभग 40,000 टन जितना श्रिम्प जो है वो सिर्फ यूएसए में, 40% जितना श्रिम्प जो है वो हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। फिर चाइना में हम कुछ 20% यानी कि 20,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं। और जापान जो है उसमें हम करते हैं 5% जितना, लगभग 10,000 टन से कुछ कम या फिर उतना है रफली। आंध्र प्रदेश के जो हमारे फार्मर्स हैं, दे आर स्टॉकिंग एंड प्रोडक्शन इज ऑन फुल स्विंग, ये श्रिम्प्स और फिश और इस सारी चीज़ों का प्रोडक्शन। और ओवरऑल हमारा जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वो 15 से 20% जो है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल ज़्यादा होने वाला है। तो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर फार्मर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कोल ऑयल डिपेंडेंस। मुकेश अंबानी साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को एड्रेस कर रहे थे, वो एक मीटिंग थी और इसको एड्रेस करते हुए मुकेश अंबानी साहब ने यह बताया है कि आने वाले 2 से 3 दशक में भारत को अपना जो डिपेंडेंस है, अपनी जो निर्भरता है कोयले और फॉसिल फ्यूल के ऊपर, दोस्तों आई एम श्योर आप जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो 85% जितना हमारा फ्यूल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के इश्यू के बारे में, और आप सब जानते हैं कि ये यूक्रेन रशिया वाला जो इश्यू है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। हमारा कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और इसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन और हमारी सबकी जेब में से कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं इसलिए ये सारी चीज़ें की इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम ऑयल इंपोर्ट ही नहीं करते तो इससे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ह्यूमैनिटी और ग्लोबल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट सहना नहीं पड़ता। आई वुड लाइक टू कोट मुकेश अंबानी, द चेयरमैन ऑफ Reliance Industries Limited, right? Reliance के चेयरमैन कहते हैं, If for the last 20 years we were known for India's emergence as an IT superpower, the next 20 years, I believe, along with technology,
will mark our emergence as a superpower in energy and life sciences. पिछले 20 सालों को अगर हम देखें तो भारत किस चीज के लिए काफी फेमस हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर के तौर पर भारत काफी फेमस हुआ है। आने वाले 20 सालों में क्या होने वाला है पता है? ये टेक्नोलॉजी है, ये तो एक्सपांड करेगी ही, ये तो नए नए लेवल्स तक पहुंचती ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत की छवि सिर्फ आईटी सुपर पावर से लिमिटेड नहीं रहेगी। भारत जो है वो लाइफ साइंसेस में टॉप कंट्री के लिस्ट में आ जाएगा, और इसी के साथ एनर्जी के जो एनर्जी का जो लिस्ट है, एनर्जी की जो दुनिया है, उसमें भी हम सुपर पावर के तौर पर उभरने वाले हैं आने वाले 20 सालों में। तो इसका मतलब यह है कि अब भारत की जो कोशिश है वो यही है कि ये जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम करें, और उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें डिपेंडेंसी को कम करना है, और इस प्रकार के जो इश्यूज होते रहते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी हमें ग्रीन फ्यूल की तरफ, ऐसा फ्यूल जो हमारे देश में हम पैदा कर सके, जो ग्रीन हो, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। He said that clean energy exports from India could rise to $500 billion in 20 years. आने वाले 20 सालों में भारत क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स कितना करेगा? लगभग $500 billion, ये बिलियन की बात नहीं है, इट्स अबाउट ट्रिलियन, $500 billion जितना एनर्जी का एक्सपोर्ट जो है वो क्लीन एनर्जी का एक्सपोर्ट भारत करने वाला है। एंड एज वी ऑल नो कि रिलायंस जो है ये गुजरात में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स हैं, और नेचुरल गैस में भी उनका जो शेयर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इससे पहले भी हमने जब हाइड्रोजन के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। आई थिंक उन्होंने लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट दिया था, फिर से उन्होंने ये रिपीट किया, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दशक में, इस दशक में हाइड्रोजन की कीमत जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी पता है? कि 1 किलो हाइड्रोजन जो है उसकी कीमत $1 जितनी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमें $1 से भी कम तक इसकी प्राइस को ले जाना है, तो इट विल बी नियरली चीप, यू नो, इट विल बी नियरली फ्री जैसी कीमत जो है वो हाइड्रोजन की हो जाएगी। और उनका जो बिजनेस है उन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, वो रिटेल सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर में है, डिजिटल बिजनेसेस में है, लेकिन आज भी उनकी फॉसिल फ्यूल की कंपनी जो है, या रिफाइनरी जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो वही जनरेट करती है, और वो धीरे धीरे इसमें से भी डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं। उन्होंने $10 बिलियन लगाने की बात बताई है, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऑफ कोर्स, और आने वाले समय में रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज और इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया है, एंड आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन हियर, एनर्जी ट्रांजिशन जब हमारे देश का होगा तो इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल ट्रांसमिशन भी होगा। जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन होगा, नॉट ट्रांसमिशन, ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब पहले वुड का इस्तेमाल होता था एज ए फ्यूल, राइट, लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, तो उसको रिप्लेस किया कोयले ने। तो जब कोयला यूज होने लगा तो पता है कौन सा देश सबसे पावरफुल? पहले जब लकड़ी का इस्तेमाल होता था तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो इंडिया और चाइना और दूसरे देशों से काटे जाते थे, तो ये सारे देश जो है वो फ्यूल सप्लाई करते थे। फिर कोयले का इस्तेमाल होने लगा तो यूरोप जो है वो पावर में आ गया, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कॉलोनीज भी थी, यूरोप में भी कोयला निकलता है, और दूसरे कॉलोनियल जो उनकी कॉलोनीज थी, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, तो उन देशों से भी कोयला निकाला जाता था, और बहुत सारे पैसे जो हैं वो यूरोप ने कमाए। फिर कोयले से हम आगे बढ़े ऑयल की तरफ, और जब ऑयल का इस्तेमाल होने लगा तो यूएसए काफ़ी पावरफुल हो गया, और ऑफ कोर्स ये जो वेस्ट एशिया के देश हैं ये काफ़ी पावरफुल हो गए। लेकिन अब रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसे ज़माने में सोलर एनर्जी की बात करें तो इंडिया जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी prominent player as far as geopolitical transition is concerned. जियोपॉलिटिक्स में हम और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने लॉन्च किया है, इसकी ऑफिस भी हमारे देश में, हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। तो याद रखिएगा, एक वक्त आएगा जब आईएसए जो है वो यूनाइटेड नेशंस जितना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है वो पैदा करेंगे। तो पूरा जियोपॉलिटिकल
जो सिनारियो है वो फ्यूचर में आने वाले 10-15 सालों में जबरदस्त तरीके से चेंज होने वाला है. When India becomes not only self-sufficient in green and clean energy but also a large exporter, it will help India emerge as a global power. जब हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा क्लीन और ग्रीन एनर्जी में और इसी के साथ साथ बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा तो हम एक ग्लोबल पावर भी बन जाएंगे. मोदी अर्जेस फार्मर्स. हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किसानों के साथ एक इंटरेक्शन किया और इस इंटरेक्शन में, इस वार्तालाप में उन्होंने ये बताया कि जो नए नए साइंटिफिक इनोवेशंस हुए हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए ताकि उनकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए. इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम उगाते हैं इनको और जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनको हमें एग्रेसिवली इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कोशिश करनी चाहिए. इसी के साथ उन्होंने किसानों को ये भी कहा कि जो नेक्स्ट ईयर है ना 2023, ये यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर डिक्लेयर किया है और नेक्स्ट ईयर पूरा साल जो है 2023 वो मिलेट्स का साल होगा. तो इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट किए जाएंगे ग्लोबल लेवल पर. तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हमारे किसानों को भी इंडियन मिलेट्स जो हैं उनको ग्लोबल अरीना में प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए. इसके साथ साथ उन्होंने जो किसान विकास केंद्र है तो उनको कहा है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए किसानों के अंदर ताकि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें और नेचुरल फार्मिंग को आप प्रमोट कीजिए. ड्रोन के बारे में हमने बात की थी, किसान ड्रोन, तो मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. आई एक्सपेक्ट कि ज़्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये किसान ड्रोन वाला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो आपने देख लिया होगा. अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं रेकमेंड करूँगा पिछले कुछ दिनों के लेक्चर्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये किसान ड्रोन वाली स्कीम जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़े लेवल पर हमारे देश में आने वाले भविष्य में अवेलेबल होगी. लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एग्री स्टार्टअप्स. जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो है उसको भी एक बिजनेस के तौर पर देखा जा सकता है और है भी, अगर हम उसको उस नज़रिए से देखें. और जितनी ज़्यादा एग्री स्टार्टअप्स आएगी उतने ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. देखिए, अब हमारे देश में ज़्यादातर किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं तो वो तो ड्रोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. लेकिन लेट्स से कोई एक एग्री स्टार्टअप है तो वो एक रीज़नेबल प्राइस पर अगर आपको रेंट पर ड्रोन प्रोवाइड कर रही है तो किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिक चीज़ की बात करें तो जो कीटनाशक दवाई है उसके छिड़काव के लिए इस ड्रोन को रेंट पर लाया जा सकता है और बहुत ही कम समय में एक किसान को लेट से अपनी ज़मीन में ये छिड़काव करने के लिए 6-7 घंटों की अगर मेहनत लगती है तो ड्रोन यही चीज़ जो है मुझे लगता है कि 2 से 5 मिनट के अंदर कर सकता है. तो पूरे गांव में अगर आपको ये छिड़काव करना है या फिर मल्टीपल किसान है, लेट्स से 10-15 किसान मिलकर अगर इसको ऑर्डर करते हैं स्टार्टअप के पास तो ये स्टार्टअप आ जाएगी अपनी टीम के साथ और आपकी जो कीटनाशक दवाई है वो आपके अलग अलग खेतों के अंदर वो फटाफट ये स्प्रेड कर देगी और फिर वो दूसरे गांव चले जाएंगे. तो बिज़नेस भी इनका चलता रहेगा, आपका काम जो है वो भी फटाफट हो जाएगा. और अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में पिछले 3 से 4 सालों की बात करें तो हमारे देश में पता है कितने एग्री स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं? 700 से भी ज़्यादा एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो आज हमारे देश में आ चुके हैं. एंड आई एम श्योर आने वाले समय में वो और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ये एग्री स्टार्टअप्स, जैसे कि वेदर फोरकास्ट को और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके आपको बताएंगे, फिर आपकी सॉइल की हेल्थ और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रियल टाइम पर पता चलेगी किसान को, और कहाँ पर कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी चीज़ों को हटा देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल टाइम पर फ़ोन पर मिलती रहेगी. तो ये फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है. प्रधानमंत्री साहब ने किसान संपदा योजना के भी बारे में बात की और ये ख़ास करके प्रोसेस्ड फूड जो होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फूड की और उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है. वैल्यू इन द सेंस कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ाई जा सकती हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अगर हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोसेस्ड फूड्स पैदा करें और इनको एक्सपोर्ट करें तो किसानों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है. इसी के साथ उन्होंने 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो बजट में
एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस किए गए थे। तो इसमें नंबर 1 जो था वो ये था कि जो गंगा नदी है तो उसके दोनों किनारे जो हैं तो 5-5 किलोमीटर तक दोनों किनारों पे नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर प्रमोट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि ड्रोन की बात की तो किसानों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। फिर एक मिशन ऑयल पाम है ताकि हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो है उसको रोक सके और हमारे देश में हम ऑयल जो है ऑयल सीड्स और इन सारी चीज़ों को पैदा करके ज़्यादा ऑयल पैदा करें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। फिर पीएम गति शक्ति जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में मदद करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई स्कीम है। एग्री वेस्ट मैनेजमेंट ताकि एनर्जी पैदा कर सके, वेस्ट से एनर्जी, वेस्ट से वेल्थ। पैकेजिंग के लिए एग्री वेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। 2014 में हम 1 से 2% जितना इथेनॉल मिक्स करते थे, आज हम 8% जितना मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है। और बैंकिंग थ्रू 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, गांव-गांव तक बैंकिंग की फैसिलिटी, जो वित्तीय समावेशन है वो होगा बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस। और एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशनल सिलेबस जो है उसमें भी बदलाव की बात जो है वो बजट ने बताई थी। इसी के साथ लास्ट पॉइंट जो पीएम मोदी साहब ने कहा है वो ये है कि हमारे देश की जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये काफ़ी वाइब्रेंट है। अब किसानों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन कोऑपरेटिव्स को बिजनेस एंटरप्राइज में तब्दील करें। सो ये थे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट एंड कपल ऑफ अदर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये था आज का हमारा रिवीजन लेक्चर। आई एम श्योर इस वीक के द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको फिर से रिफ्रेश हो गए होंगे। एंड एंजॉय योर स्टडीज। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, जय हिंद।